हेलो बच्चों। और आज मैं विज्ञान का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से। और इस चैप्टर से, ये जो लाइट चैप्टर है, इस चैप्टर से जो है प्रश्न आते ही आते हैं। तो आपको इस चैप्टर पर ध्यान देना है कि आपका जो प्रश्न है वो इस चैप्टर से कौन कौन सा आ रहा है। लेकिन इस चैप्टर से निश्चित ही प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आप जो है इस चैप्टर को अच्छी तरीके से देखें। तो आइए शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, दोगुनी होती है, तीन गुनी होती है या चौथाई होती है? तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। देखिए, सोलर कुकर में क्या व्यवहार किया जाता है ये ध्यान देना है। तो सोलर कुकर में जो भी दर्पण व्यवहार में लाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर अवतल दर्पण लाते हैं, उत्तल दर्पण लाते हैं, समतल दर्पण लाते हैं या फिर परावैलिक दर्पण लाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी सोलर कुकर में बात आए तो वहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर देखिए, हजामत बनाने के लिए व्यवहार में किया जाना चाहिए, यानी हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का, या उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आ जाए हजामत बनाने में, तो हजामत बनाने में हम लोग हमेशा जो है प्रयोग करते हैं तो वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह सीधा बनता है, बड़ा बनता है और इसमें जो प्रतिबिंब होते हैं वो प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनते हैं, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आता है प्रश्न कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो देखिए, जब भी अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में आ जाए तो उपयोग एक तो हजामत बनाने के लिए करते हैं, जिसको हजामती दर्पण भी कहते हैं। उसके अलावा कान, नाक, गला आदि के देखने के लिए, यानी आदि के रोगियों को देखने के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं। उसके बाद बड़े बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वह सोलर कुकर में किया जाता है, तो वहाँ पर भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है टॉर्च हो गया या फिर सर्च लाइट हो गया या अग्रदीप हो गया, जो गाड़ियों में अग्रदीप लगे हुए रहते हैं, यानी जो उनका लाइट लगा हुआ रहता है, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टेबल जो लैंप होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग आपको जानना चाहिए, ये प्रश्न जो है हमेशा आता रहता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग आपको हमेशा जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मोटर चालक के साइड मिरर में लगा हुआ रहता है, यानी मोटर गाड़ी में या मोटर चालक जो है साइड मिरर में कौन सा मिरर लगा हुआ रहता है, कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आता है क्या कि जैसे हम लोग अभी पर अवतल दर्पण के बारे में पढ़े, तो इसमें होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी उत्तल दर्पण जो है वो जो भी मोटर कार है या कार है, उसके बाद ट्रक है, बस है, इन सारे चीज़ों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग यहाँ पर तो देख लिए कि साइड मिरर में किया जाता है। इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट है, जो सड़कों या गलियों में जो लाइट लगाया जाता है, तो स्ट्रीट लाइट में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा साइड मिरर में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तल दर्पण का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि इसमें वस्तु हमेशा सीधा इसका प्रतिबिंब बनता है और इसमें जो वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब बनता है वह बहुत ही छोटा बनता है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दिए, सर्च लाइट का
प्रवर्तक सतह में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्च लाइट के प्रवर्तक सतह में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आंसर बी। अब आते हैं हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा आभासी बनाने के लिए वस्तु को कहां पर रखना चाहिए, यानी किस स्थान पर उस वस्तु को रखें कि जो प्रतिबिंब बने वो बड़ा और आभासी बने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोकस के अंदर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच और वक्रता केंद्र में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी बड़ा प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा फोकस के अंदर, यानी इसका आंसर होगा बी। यानी फोकस के अंदर जो भी अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, तो इसलिए वस्तु को हमेशा फोकस के अंदर रखा जाता है। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहां पर रखा जाता है? यानी गोलीय दर्पण में अगर हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त कर रहे हैं तो उसमें सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को हम लोग कहाँ रखेंगे? देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के केंद्र के बाहर, दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, या फिर दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका आंसर होगा दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, यानी आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर है जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है वैसे वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसे वस्तुओं को हम लोग आत्मदीप्त कहते हैं। आत्मदीप्त वस्तु, यानी आंसर सी। देखिए प्रकाश का ये चैप्टर है, तो यहाँ पर प्रकाश से एक चीज है, प्रकाश की किरण गमन करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या उपयुक्त सभी। तो प्रकाश हमेशा गमन करती है वह सीधी रेखा में। प्रकाश गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। आते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर समतल दर्पण में, तो देखिए समतल दर्पण का जो है आपको इसका फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर है समतल दर्पण आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण से बड़ा होता है या फिर छोटा होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आंसर बी। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? एकदम बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, इसका जवाब आपको आता ही होगा। ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, या फिर परास्रोत तरंग का। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब भी प्रकाश तरंग की बात आए, प्रकाश तरंग की जब भी बात आए तो उसका का होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, आंसर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगले प्रश्न में आते हैं। यहां पर देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। यहां पर आपको बतलाना है कि प्रकाश के परावर्तन का कौन सा नियम यहां पर सत्य है। तो यहां पर केवल समतल दर्पण के लिए होता है, या केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, या सभी परावर्तक सतह के लिए? तो प्रकाश का परावर्तन का नियम जो है वह सभी परावर्तक सतह के लिए सत्य होता है। तो इसका आंसर होगा डी। आगे आते हैं। यहां पर देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग? अगर आपका परावर्तन कोण का अगर आपका डिफिनेशन पता होगा या फिर आपतन कोण का, तो आप जो है इसका आंसर बतला सकते हैं। तो देखिए इसका जो है आंसर होगा बी, आपतन कोण। तो आपतन कोण में जब भी हम लोग आते हैं
तो उसमें आपका जो है डिफिनेशन अगर उसका पूरा आपको ध्यान देंगे तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो है आपतन कोण होता है, जिसका हम लोग आई के सिंबल से इसको प्रकट करते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के नियम के दो जो है नियम है, वो दोनों नियम आपको याद होना चाहिए। पहला नियम जो है वह है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही समतल पर होते हैं। तो ये पहला नियम है। और दूसरा नियम जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें आपतन कोण को हम लोग आई से इंगित करते हैं और परावर्तन कोण के बारे में आए तो यहाँ आर से करते हैं। यहाँ पर जो है आर से उसको हम लोग इंगित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको आर से इंगित करते हैं। तो यहाँ पर होगा आई बराबर आर, यानी आंसर ए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है यहां पर ध्यान देना है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनती है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनती है, आंसर बी। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होगा तो यहां पर ध्यान देना है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा होता है, तो आंसर ए। अगला प्रश्न में आते हैं। किसी वस्तु का अपवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किसी वस्तु का अपवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वह कैसा बनता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वह अवतल दर्पण से बनता है, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से या सभी प्रकार के दर्पण से। तो ये सभी प्रकार के दर्पण से बनता नहीं है, यह बनता है सिर्फ अवतल दर्पण से, आंसर ए। अगला प्रश्न है। एक अवतल दर्पण में बिंब वस्तु फोकस के भीतर से तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहाँ पर है कि वास्तविक या आवर्धित बनेगा, काल्पनिक या आवर्धित बनेगा, वास्तविक या हार्सित बनेगा, या काल्पनिक या हार्सित बनेगा। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब जो बनेगा वह बनेगा काल्पनिक और आवर्धित बनेगा, काल्पनिक और आवर्धित बनेगा, आंसर बी। अगला प्रश्न है। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, वह प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो प्रतिबिंब वास्तविक और आवर्धित होता है, वह प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और हार्सित होता है, आंसर बी, काल्पनिक और हार्सित होता है। उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब काल्पनिक और हार्सित होता है। आगे आते हैं। यहां पर है प्रकाश विद्युत चुंबक्य। प्रकाश विद्युत चुंबक्य क्या है? तो यह एक तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबक्य एक तरंग है। अगले प्रश्न में आपका यहां पर दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र जबकि u बराबर बिंब की दूरी और v बराबर प्रतिबिंब की दूरी तो f बराबर फोकस दूरी, तो क्या होगा? तो यहाँ पे दर्पण का सूत्र आपको याद होना चाहिए। दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण का फॉर्मूला है। तो ये इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न थे जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो इन प्रश्न को ध्यान दें। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।